हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के। ये क्वेश्चन पेपर बी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से है। तो मोस्ट ऑफ एग्जाम में ये देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं या मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हमने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे रिलेटेड आपकी क्लासेस भी हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाकर के आप बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट की जो भी है कंटेंट है, बहुत इजी लैंग्वेज में हमने तैयार किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन बाय वन क्वेश्चन करके हम डिस्कस करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। वहीं काफ़ी प्रीवियस ईयर के पेपर आपको यहाँ पर मिल भी जाएंगे। आप अगर देखना चाहेंगे तो आपको पोस्ट में सेक्शन में जाकर के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, शायद यहाँ पे डाउनलोडिंग का नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इंडरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शन। इंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में का डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट इज नोन एज अनफेवरेबल रिएक्शन। इंटरगोनिक रिएक्शन को अनफेवरेबल रिएक्शन भी कहा जाता है। एक्सर्गोनिक रिएक्शन को फेवरेबल रिएक्शन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है इट इज आल्सो नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इंटरगोनिक को नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से नाम से जाना जाता है। एक्सर्गोनिक को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है द चेंज इन एंट्रोपी डिक्रीजेस। जो भी एंट्रोपी में चेंजेस होता है वो कम होता है, डिक्रीजेस हो जाती है। चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीजेस, तो एक्सर्गोनिक में एंट्रोपी इंक्रीज होती है, इंडोगोनिक में एंट्रोपी डिक्रीज होती है। फोर्थ पॉइंट है द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। जो भी रिएक्शन होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। और एक्सर्गोनी में क्या होता है, फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। तो फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस मतलब है कि जो भी एनर्जी का फॉर्म हो रही है वो कम हो जाएगी। सिस्टम का मतलब होगा पूरी रिएक्शन में, कि अंडरगोनिंग और एक्सर्गोनिक तभी होंगी जब रिएक्शन हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कीटोएसिडोसिस। व्हाट इज कीटोएसिडोसिस। थोड़ा छोटे छोटे वर्ड में यहाँ पे शो हो रहा है कि मैं इसको जूम करके थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन राइटिंग थोड़ी छोटी छोटी है। हाँ, कीटोएसिडोसिस Ketoacidosis is a serious metabolic condition in biochemistry that occurs when the body produces high level of ketone bodies due to incomplete oxidation of fatty acid. It typically happens when glucose is not available as the primary energy source, so the body switches to fat metabolism. ये क्या है, कीटोएसिडोसिस क्या है, सीरियस मेटाबॉलिक कंडीशन इन बायोकेमिस्ट्री डेट अकर्स, जो होती है व्हेन जब द बॉडी प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज, जब हमारा शरीर ज्यादा मात्रा में कीटोन बॉडीज को प्रोड्यूस करने लगता है, तब कीटोएसिडोसिस देखने को मिलती है। ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, क्योंकि वह समय फैटी एसिड का पूर्णतया से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। इट टिपिकली हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल, जब ग्लूकोज नहीं होगा तभी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। कब नहीं होगा, नॉट अवेलेबल एज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स, प्राइमरी एनर्जी प्राथमिक सोर्स के रूप में अगर ग्लूकोज नहीं अवेलेबल होगा तब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, तब कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट होता है, पूर्णतया से कंप्लीटेड फॉर्म नहीं होता। सो बॉडी स्विच टू फैट मेटाबॉलिज्म, जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होगा तो बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी, तो वो एनर्जी प्राप्त करने के लिए फैट का मेटाबॉलिज्म करना शुरू कर देती है, उस जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन ज्यादा मात्रा में होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Discuss the symptom of hypercholesterolemia. Hypercholesterolemia. तो hypercholesterolemia क्या है? Is a metabolic disorder characterized by elevated level of cholesterol in blood, especially low density lipoprotein (LDL), commonly known as bad cholesterol. तो हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया इस है क्या? ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज एलिवेटेड लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने की वजह से होता है इन द ब्लड, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बढ़ता है तब इस देखने को मिलता है, स्पेशली का जब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कॉमनली इंक्रीजेस होता है जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो कहा गया है देयर आर नो सिम्टम्स, इसका कोई सिम्टम्स नहीं है ऑफ हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया इन मोस्ट ऑफ पीपल में हाइपोकोलेस्टेरोलिया का कोई सिम्टम्स नजर नहीं आता, नो सिम्टम्स अपीयर्स, बट लेकिन कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं। हाउएवर इफ यू हैव सीवियर हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया यू मे हैव कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स ऑन योर आईलिड्स स्किन, जैंथेले जिसे हम जैंथेलेस्मा और कनेक्टिव टिश्यू जैंथेमा आल्सो में हैव कोलेस्ट्रॉल इन योर आईज, दिस इज कॉल्ड अ कॉर्नियल ऑक्रेस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ज्यादा मात्रा में हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया देखने को मिल जा रहा है कि सीवियर हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है, उस कंडीशन में जो कोलेस्ट्रॉल का है वो कोलेस्ट्रॉल उसका डिपोजिशन देखा जा सकता है कहाँ पर? आई लिड ऑफ स्किन, स्किन के आईलिड पर देखा जा सकता है, जिस कंडीशन को कहा जाता है जैंथेलेस्मा, जैंथेलेस्मा कहा जाता है, या कनेक्टिव टिश्यू पर पाया जाएगा कोलेस्ट्रॉल जिसे कहा जाता है xanthoma, xanthoma। You may also have cholesterol in your eyes, आईज में भी कोलेस्ट्रॉल देखने पाता है, जिस कंडीशन कहा जाता है कॉर्नियल ऑर्कस, जिसे कॉर्नियल ऑर्कस कंडीशन कहा जाता है। अब तीनों कंडीशन को हमने अलग अलग लिख रखा है, तो आप चाहे उस फॉर्म में लिखें और चाहे सिम्टम डाल दें हेडिंग और xanthomonas, xanthomonas, xanthelsma एंड कॉर्नियल एर्कस, तो इतने में लिख सकते हैं। अब xanthomas क्या है? xanthomas फैटी डिपॉजिट अंडर द स्किन स्पेशली अवर टेंडन्स, तो टेंडन्स पर अगर फैटी का डिपोजिशन हो जाए उस कंडीशन को हम xanthomas कहेंगे। एग्जाम्पल है इसका एचाइलस टेंडम एल्बोनीज। दूसरा है जैंथेल, हाँ, जैंथेलेस्मा, या इसी को हम कह सकते हैं जैंथेलेस्मा, जैंथेलेस्मा। येलोइश कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट अराउंड द आईलिड, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा, येलोइश कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा अराउंड द आईलिड, आंख के चारों ओर, कॉमन इन फैमिलियर हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया, अगर फैमिलियर है तब ये ज्यादा देखने को मिल सकती है। दूसरा है कॉर्नियल ऑर्कस, जिसे कहा जाता है अर्कस सेनिलिस, व्हाइट और ग्रे रिंग अराउंड द कॉर्निया ड्यू टू लिपिड डिपोजिशन, जब लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है तो कॉर्निया के चारों ओर और व्हाइट या ग्रे रिंग अपीयर होती है अराउंड द कॉर्निया, कॉर्निया के चारों ओर रिंग प्रेजेंट हो जाती है। मोर कॉमन इन ओल्डर एडल्ट्स बट मे अपीयर अर्ली इन फैमिलियर केसेस, मोस्टली ये कॉमन ओल्ड एडल्ट में ज़्यादा देखने को मिलती है, बट मे अपीयर इन अर्ली फैमिलियर केसेस, अगर फैमिली में किसी को इससे समस्या है हाइपरकोलेस्टेरोलीमिया की तो उस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। एक दो पॉइंट और ये हमने लिया है, तीन तो कॉमन थे जो एक दूसरे से रिलेटेड थे। दूसरा जो होता है चेस्ट पेन एंड एंजाइना ड्यू टू करोनी आर्टरी डिजीज फ्रॉम एथेरोस्क्लेरोसिस, तो करोनी एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में भी हाइपरकोलेस्टेरोलिया देखने को मिल सकता है। सिम्टम इंडिकेट रिड्यूस ब्लड फ्लो और हर्ट मसल्स, तो ब्लड फ्लो जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। फिफ्थ है फैटिगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में अकर्स विथ नैरोड आर्टरीज रिड्यूसिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू
टिश्यू। तो फैटिग और शॉर्टनेस भी एक तरह का सिम्टम है जिसकी वजह से देखने को मिलेगा। वैसा होगा क्यों? में अकर्स हो सकता है विथ नैरोइंग आर्टरी रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू। आर्टरीज क्या होंगी? सब हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, इस रिड्यूसिंग स्पेस कम हो जाएगा, इससे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो उस कंडीशन में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में आपको समस्या होगी। तो ये कुछ जनरल सिम्टम्स है जो हम इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसमिनेशन। तो हम बहुत जल्दी जल्दी आपको साथ डिस्कस करें कि वीडियो फिर काफी लंबी होगी और क्वेश्चन इसमें जानते हैं आप कितने भी होते हैं। क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्वेश्चन भी काफी ज्यादा होते हैं, अबव टू 10 होता है। 10 क्वेश्चन करने रहते हैं सेक्शन ए से। तो हम भी सर में इन क्वेश्चन सिर्फ 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, है ना। कि ट्रांसमिनेशन क्या है? कि ट्रांसमिनेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस होती है वेयर एन अमीनो ग्रुप NH2, वेयर एन अमीनो ग्रुप NH2 is transferred from one molecule an amino acid to another molecule alpha keto acid forming a new amino acid a new keto acid। ट्रांसमिनेशन को एक सिंपल वर्ड में हम कहा जाए तो कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू अमीनो एसिड एंड न्यू कीटो एसिड। तो ऐसे भी इसको कह सकते हैं। दिस रिएक्शन इज क्रूशियल इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म अलाउइंग फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड एंड सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस मोस्टली कहाँ देखने को मिलेगी? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के सिंथेसिस में। ये एक जनरल रिएक्शन लिखी हुई है, अमीनो एसिड 2 कीटो एसिड 2 ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अमीनो एसिड 1 और कीटो एसिड 1, उनका चेंजेस हो रहा है। ये एक एग्जाम्पल है रिएक्शन का, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम सारे क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्टेट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बायोलॉजिकल रोल, कार्बोहाइड्रेट के बायोलॉजिकल रोल क्या है फटाफट देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। सिंपल से हम सभी लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। दूसरा पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट सप्लाई कार्बन फॉर सिंथेसिस ऑफ सेल कंपाउंड कंपोनेंट। तो जो भी कंपोनेंट को सिंथेसिस होती है उन सभी के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट आर रिच इन फाइबर कंटेंट हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये फाइबर रिच कंपोनेंट होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन होने से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। चौथा पॉइंट से इट also take part in the structural framework of DNA and RNA molecule। तो कार्बोहाइड्रेट डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में इनका फ्रेमवर्क तैयार करने में भी हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट। पांचवा है कार्बोहाइड्रेट आर इंटरमीडिएट इन बायोसिंथेसिस ऑफ फैट एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये फैट और प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल से पॉइंट है, आप इन्हें आसानी से पढ़कर तैयारी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन देख सकते हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में सेक्शन में करके रख सकते हैं। बाकी मैं इसका साइज का देखता हूँ, जो भी अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इन साइज में बड़ा बड़ा लिखा हुआ आपको दिखेगा। मैं थोड़ा राइटिंग में उसको चेंज कर दूंगा, बड़ी राइटिंग में आ जाएगा, है ना। और एक और पेपर चाहिए या इसको रिटर्न में चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। साइंस एंड फार्मा के नाम से आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। उसी चैनल के लिए आपको पेपर अगर डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हाँ, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द एंजाइम इनहिबिटर विद एग्जांपल। एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं? एन एंजाइम इनहिबिटर इज अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एन एंजाइम एंड रिड्यूस और स्टॉप इट्स एक्टिविटी प्रिवेंटिंग द एंजाइम फ्रॉम कैटालाइजिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं जो बाइंड कर देते हैं एंजाइम को और रिड्यूस या स्टॉप कर देते हैं एंजाइमिक एक्टिविटी को, जिससे एंजाइम पूर्णतः से एक्टिव रिएक्ट नहीं कर पाता। यहाँ पे 3 टाइप्स के एंजाइम इनहिबिटर हैं। फर्स्ट है एंजाइम इनहिबिटर, फर्स्ट है रिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल इनहिबिटर क्या होते हैं? अगर हम बाइंड भी करा दें या उन्हें हम चेंज कर सकें तो आसानी से उन्हें चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिवर्सिबल इनहिबिटर में क्या लिखा है? बाइंड टेम्परेरली
to the enzyme can be removed or displaced। तो बाइंड कर देते हैं एंजाइम को, चेंज कर सकते हैं और रिमूव हटा भी सकते हैं और डिस्प्लेस भी उनको कर सकते हैं, उनकी पोजीशन को हम बदल सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर कंपिटेटिव इनहिबिटर्स। तीन प्रकार के हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर, कंपिटेटिव, नॉन कंपिटेटिव और अनकंपिटेटिव, है ना। कंपिटेटिव इनहिबिटर क्या है, कंप्लीट विद द सबस्ट्रेट टू ऑफ फॉर द एक्टिव साइट, यानी कि जो भी सबस्ट्रेट, मान लीजिए ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा एंजाइम है, तो कम्प्लीटली दूसरे से सेटअप कर लेंगे, बाइंड हो जाएंगे, उनमें चेंजेस नहीं होंगी, और हम चाहें तो उन्हें साइड से, पार्टिकुलर साइड से जहाँ उन्हें बाइंड होना है उसी से जाकर बाइंड होंगे, उनकी पोजीशन को हम बदल सकते हैं। तीसरा है नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर, binds to another part of the enzyme, not the active site, change the enzyme shape। तो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या है, ये another किसी दूसरे पार्ट से एंजाइम के बाइंड हो जाएंगे और कोई उन्हें पार्टिकुलर नॉट एक्टिव साइट, उन्हें कोई एक्टिव साइट से लेना देना नहीं है। नॉट एक्टिव साइट, नॉट द एक्टिव साइट, टू साइट के साथ नहीं बाइंड होते हैं, अदर साइट से बाइंड हो जाते हैं, चेंज द एंजाइम शेप, और एंजाइम का शेप भी बदल देते हैं। तीसरा पॉइंट आता है अनकम्पिटेटिव इनहिबिटर। अनकम्पिटेटिव क्या है कि बाइंड्स ओनली द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो ये सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होकर के कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट बन जाता है, तो ये रिवर्सिबल इनहिबिटर थे। तीसरा सेकंड आता है इसमें इरिवर्सिबल इनहिबिटर। इरिवर्सिबल क्या आते हैं कि इन द बाइंड परमानेंटली टू द एंजाइम फ्रॉम often from कोवेलेंट बॉन्ड completely inactive the एंजाइम। ये क्या करते हैं, पूर्णतया से जाकर के कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जो कि completely inactive the एंजाइम, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी पूर्णतया से रिड्यूस हो जाती है। बाइंड परमानेंटली टू द एंजाइम फॉर्म often from कोवेलेंट बॉन्ड, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्म हो जाता है और वो काम नहीं कर पाते, यानी कि कम्प्लीटली इनएक्टिव हो जाते, कम्प्लीटली इनएक्टिव द एंजाइम, जिससे जो हमारा एंजाइम होता है वो कम्प्लीटली इनएक्टिव हो जाता है। फीमेल के लिए जो नॉर्मल रेंज होती है 2.4 टू 6 मिलीग्राम, और मेल के लिए होती है 3.7 टू 7 मिलीग्राम। गाउट, दूसरे में से दो क्वेश्चन पूछा गया था, एक हाइपर यूरेशिमिया था और एक गाउट था। गाउट क्या होता है, गाउट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और डिजीज, यहाँ पर डिजीज होगा, कैरेक्टराइज बाय रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस कॉज्ड बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड। तो गाउट का ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और डिजीज है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस के द्वारा देखने को सकता है, बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड, जब यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाती है उस कंडीशन में देखने को मिलता है। दिस इज अ प्राइमरी कॉज ऑफ बाई द हाइपर यूरेशिमिया, है ना, इसी फर्स्ट रीजन है, पहले गाउट हो सकता है फिर हाइपर यूरेशिमिया होगी, इस तरह से लिखा है कि प्राइमरी कॉज ऑफ हाइपर यूरेशिमिया। इट कॉजेज सडन इन्फ्लामेशन इन जॉइंट बाई द डिपोजिशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड। ये क्या होता है कि इसके केसेस में जो ज्वाइंट में सडन इन्फ्लामेशन इन जॉइंट में सडन इन्फ्लामेशन होगा और डिपोजिशन होगा क्रिस्टल, ये क्रिस्टल यूरिक एसिड का वहाँ पर डिपोजिशन देखने को मिलता है। ये दो प्रकार से होते हैं, एक एक्यूट होता है और दूसरा क्रोनिक होता है। ये जनरल पेपर है, सब साल के एक पेपर है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके सुन लीजिएगा या आप सिर्फ देख लीजिएगा और अपनी दिन से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम इज एन ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स। कोएंजाइम जो होते हैं ये नॉन ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कंपाउंड होते हैं, विच बाइंड विद एन एंजाइम टू कैटालाइज अ रिएक्शन, जो कि एंजाइम क्या है, उस बाइंड विद एन एंजाइम, जो एंजाइम के साथ बाइंड होकर के रिएक्शन करते हैं, कैटालाइज अ रिएक्शन। दे आर आल्सो नोन एज कोफैक्टर, इन्हें कोफैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, बट आर केमिकली डिफरेंट, लेकिन ये केमिकली डिफरेंट होते हैं। दे कैन नॉट फंक्शन अलोन एंड आर दे कैन नॉट फंक्शन अलोन, ये अकेले फंक्शन नहीं करते, एंड आर
reused multiple times in by paired with an enzyme, ये multiple times enzyme के साथ bind होकर के use कर सकते हैं without effectiveness or without change in reaction rate, बिना reaction rate और reaction के fitness को प्रभावित किए ही इन्हें reusable किया जा सकता है। They attack to the active site of an enzyme, ये एंजाइम के एक्टिव साइट पर अट्रैक्ट होते हैं, बाइंड होते हैं। They are introduced into the organism by two ways, namely vitamins and non-vitamins। ये ऑर्गेनिज्म में टू तरह से इंट्रोड्यूस होते हैं, एक विटामिन के फॉर्म में और एक नॉन विटामिन के फॉर्म में। ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन टर्म आइसो एंजाइम। तो आइसो एंजाइम क्या होते हैं? आइसो एंजाइम आर, इन्हें आइसोजाइम्स भी कहा जाता है, आइसो एंजाइम या इन्हें आइसोजाइम्स कहा जाता है। आर मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम, इसके क्या फॉर्म होते हैं? मल्टीपल फॉर्म में पाए जाते हैं। एंजाइम दैट कैटालाइज द सेम रिएक्शन, जो सेम रिएक्शन में रहते हैं बट हैव डिफरेंट फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी। तो आइसो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम के तरह से होते हैं, कैटालाइज रिएक्शन को शो करते हैं, लेकिन सम रिएक्शन बट हैव डिफरेंट फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन जो फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी इनकी होती है वो डिफरेंस होती है, जैसे कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, मोड्स ऑफ रेगुलेशन इलेक्ट्रिसिटी, ये जो होते हैं वो एंजाइम से इनके डिफरेंस होते हैं आइसो एंजाइम के। एज लाइक एंजाइम दे डू नॉट हैव सम अमीनो एसिड सीक्वेंस, सेम अमीनो एसिड सीक्वेंस, जो एंजाइम की तरह से जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो आइसो एंजाइम में नहीं होता, इनका सीक्वेंस अलग होता है। आइसो एंजाइम वर डिस्कवर्ड बाय ऑरेल हंटर एंड क्लेमेट मार्कर इन 1957। तो आइसो एंजाइम की खोज क्लेमेट मार्कर ने 1957 में किया था। ये कुछ थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह लीजिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।